दोस्तों सॉरी, मैं माइक माइक ऑन करना भूल गया। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं वापस आपको बताता हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दोस्तों आज आप मुझे दोगे पार्टी, क्योंकि आज अपना केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पूरा होने वाला है। ये लास्ट चैप्टर है और ये भी इतना छोटा सा है कि मतलब कोशिश करेंगे आधे घंटे में ही पूरा हो जाए। अभी तक आपने ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़े हैं जिसमें 6 क्लास में या कोई 4 क्लास में या कोई 5 क्लास में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये पहला ऐसा है चैप्टर है और आखिरी ऐसा चैप्टर है जो आज आपका एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो हमारा पिछला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका टेस्ट आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों आज इसका ये भी अपलोड हो जाएगा, तो केमिस्ट्री अपनी पूरी हो जाएगी। फिर कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा करेंगे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों डेली लाइफ केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, डेली लाइफ में जो चीजें आप लोगों के यूज आती है। जैसे हमको बेसिकली 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो सोप के बारे में, साबुन के बारे में। बहुत छोटा छोटा पार्ट है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या, बहुत चिन्नू सा पार्ट है। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया आप लोगों का, है ना, यानी अपमार्जक इसको हिंदी में बोलते हैं। आपको पता है दोस्तों सीमेंट भी काफी यूज होती है डेली लाइफ में, ठीक है। ये पॉलीमर क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो ये जो बेसिक टर्म जो यूज आते हैं, जो हमारे सिलेबस में जो चीजें हम लोगों को पढ़नी है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, आ जाओ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोप यानी साबुन के बारे में। अगर मैं आपको बात बताऊं, एनसीईआरटी में ये जो आपको सोप डिटर्जेंट सोप के बारे में जो दिया हुआ है ना, वो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, उसी में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा है, ध्यान से आप लोग समझो। बेसिकली हमको देखना क्या है कि साबुन होते क्या है, ये होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके कपड़ों पे कोई गंदगी लग गई। मैक्सिमम जो गंदगी होती है, गंदगी का मतलब जैसे मान लो वो बेसिकली क्या होती है, ऑयली होती है, वो ऑयल की होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, गलती से आप लोगों के दोस्तों सब्जी का कुछ पार्ट आपके शर्ट पे गिर गया। तो दोस्तों जो सब्जी जो आप लोग खाते हो वो काय की बनी होती है, किसकी बनी होती है बताओ, किसकी बनी होती है। दोस्तों जिनके साउंड ठीक नहीं आ रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। प्लीज अब इधर पढ़ लो दोस्तों, प्लीज, है ना। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। हाँ, तो वो सब्जी में क्या ऑयल होता है क्या, बताओ बताओ, सब्जी में ऑयल होता है क्या सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 तो 2 घंटे 50 मिनट का हुआ था, तो 1 घंटे का अपलोड क्यों किया। नहीं संजीव जी, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब पढ़ा रहा था ना, जब मेरी क्लास हो गई थी ना, मैं यहां पर स्ट्रीम बंद करना भूल गया था। तो वो क्लास का टाइम खिंचता रहा खिंचता रहा खिंचता रहा खिंचता रहा खिंचता रहा, तो 2 घंटे 2.5 मिनट की वो क्लास हो गई। तो उसको वो हटा डिलीट करके, तो वो पीछे का जो फालतू का जो पार्ट है ना, जो मैं बंद करना भूल गया था क्लास, तो वो ट्रिम करके वो अपलोड हुआ है आपका, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपके शर्ट में ऑयल गिर गया, आप लोग सोचो कि सर मैं इस पे पानी डाल के इसको साफ कर दूं, क्या ऐसा हो पाएगा क्या। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोस्तों ऑयल में जो वाटर होता है ना, वो घुल ही नहीं पाता। तो दोस्तों जब इसमें घुलेगा ही नहीं, इसको हटाएगा कैसे, नहीं हटा पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, यहां पर आप लोग यूज करते हो सोप का। किसका, सोप का, साबुन का। एक्चुअली में मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि दोस्तों जो साबुन होता है ना, वो इसमें ऑयल में अच्छे से घुल जाएगा। जैसे मान लो ये आपका ऑयल का एक पार्टिकल है। दोस्तों साबुन क्या होता है, इसमें अच्छे से घुल के इसमें चारों तरफ से क्या बना लेता है, एक जाला जैसा बना लेता है। फिर जैसे आप लोग ब्रश चलाओगे ना, तो ये जो ऑयल का पार्टिकल है ये इसको अपने साथ में लेके चल जाएगा। तो बेसिकली हमको दो चीजें देखनी है कि सर सोप एक्चुअली में है क्या, है ना, ये किसका बना होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, और सर ये काम कैसे करेगा, ठीक है। आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सोप बेसिकली होते क्या है। सोप का निर्माण निर्माण कैसे होता है, कि सर सोप साबुन की प्राप्ति कैसे करी जाती है। प्राप्ति का मतलब क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इसके निर्माण के लिए आवश्यकता होती है दोस्तों फैटी एसिड की, यानी वसीय अम्ल की। सर मैं नहीं जानता फैटी एसिड क्या होता है, कोई बात नहीं, आप लोग जानते हो फैट किसको बोलते हैं। अरे दोस्तों पढ़, यार ये कौन बोल रहा है, बफरिंग हो रही है, मैं पूछता हूं। अरे क्लास सही चल रही है कि देखना।
ठीक है, जिनकी क्लास बफरिंग हो रही है 1-2 की, आप टेंशन मत लो, सही हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ, अब मेरे को पढ़ाने दो यार, आ जाओ। दोस्तों इसमें किसका इस्तेमाल होता है? फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। सर मुझे नहीं पता वसीय अम्ल क्या होते हैं, सर मुझे नहीं पता फैटी एसिड क्या होते हैं। ध्यान से समझो, कोई बात नहीं। क्या आप लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? बिल्कुल सर, जो हम लोग भोजन लेते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। सिमिलरली क्या आप लोग जानते हो फैट किसे बोलते हैं? बिल्कुल सर, फैट भी हमारे भोजन में पाया जाता है। ये कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, ठीक है। हमारी दोस्तों बॉडी में भी बहुत सारा फैट होता है। तो बेसिकली फैटी एसिड क्या है? फैट का ही एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, वसीय अम्ल क्या है? फैट का ही, वसा का ही एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अब दोस्तों जितनी भी आप लोगों के फैट होते हैं ना, या मैं बोलूं जितने भी आपके फैटी एसिड होता है वो किससे मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, कुल मिला के मुझे सर समझ में आ गया फैटी एसिड क्या है? फैट का ही एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें घुस के क्या बनाएगा? सोप बनाएगा, साबुन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब फैटी एसिड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घुस के आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे आप लोग बोलते हैं सोप यानी साबुन। सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? जब आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो जो सोप आपको मिलेगा, जो साबुन आपको मिलेगा, वो मिलेगा हार्ड सोप यानी कठोर साबुन। जो आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके जो आप लोगों को सोप मिलेगा वो होगा सॉफ्ट सोप यानी मृदु साबुन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इंग्लिश हैंड रिटन पीडीएफ नहीं मिल रहा है दोस्तों, जितने चैप्टर हो चुके हैं ठीक है आगे के भी अपलोड करवा देंगे। ठीक है, वो आप ही में से जो बच्चे हैं वो मुझे भेजते हैं, मैं अपलोड कर देता हूं। ठीक है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर ये जो दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों हार्ड सोप आप लोग किसको बोलते हो? जो ज्यादा झाग नहीं दे। जैसे आप लोगों ने देखते होंगे दोस्तों, शेविंग की जो क्रीम आती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी लगाते हो तो कितना ज्यादा झाग दे देता है। तो अगर मैं बोलूं उसमें बेसिकली कौन सा सोप है, उसके अंदर कौन सा साबुन है, हार्ड है या सॉफ्ट है? आप लोग बोलोगे सर सॉफ्ट सोप है। तो सॉफ्ट सोप कौन से होते हैं? जो आप लोगों के दोस्तों बहुत ज्यादा झाग दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आप वो लिक्विड वो आता है ना हैंड वॉश करने का, उसमें थोड़ा सा ही आप लोग ड्रॉप डालते हो, आप लोगों के जो झाग आते हैं वो काफी ज्यादा आ जाता है ना। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया। अब सर ये बनता कैसे है फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ भी आप लोग परेशान मत होना, जो मैं समझा रहा हूं केवल आपको उस पर ध्यान देना है कि सर जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, भूल जाओ। जो फैटी एसिड होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं ना, जो फैटी एसिड होते हैं वसीय अम्ल, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है या फिर आप लोग बोल सकते हो इसमें मिलाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपको क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? सोप मिल जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग मिला सकते हो। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला के जब आप लोग गर्म करोगे तब भी आपको सोप मिल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों साथ में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सोप बनता है साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुन का सह उत्पाद क्या है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सोप, इसके साथ में और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? ग्लिसरॉल बन रहा है। जब भी आपका सोप बनेगा, है ना, कैसे बनेगा ये प्रक्रिया मैंने आपको थोड़ी सी बताई, तो आप लोग ध्यान रखना साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुन का सह उत्पाद, या आप लोगों से पूछे बाय प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर ग्लिसरॉल है। आई बात समझ में? ठीक है सर, मुझे एक चीज बताओ कि जो फैटी एसिड होता है आपने बताया, तो सर आपने बताया इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सर कार्बन कितने होते हैं? मतलब एक कार्बन है या दो है? दोस्तों काफी लंबी श्रृंखला वाले आप लोगों के वसी अम्ल होते हैं। मतलब दोस्तों 12 से लेकर 18 तक कार्बन पाए जाते हैं इस फैटी एसिड में, वसी अम्ल में। चलो आ जाओ। चलो अब एक चीज मुझे बताओ, साबुन जो आपने बनाया वो कैसे बनाया? वसीय अम्ल से बनाया, फैटी एसिड से बनाया।
ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है ना दोस्तों। इस प्रोसेस को, साबुन के निर्माण के प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। याद रख लोगे, अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए सैपोनिफिकेशन क्या है, सर कुछ भी नहीं है, सोप यानी साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ही आप लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। लेकिन सर मुझे एक चीज बताओ, अभी भी मुझे ना थोड़ा सा और समझाओ कि सर एक्चुअली में ये फैटी एसिड जो होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मुझे पता पड़ जाएगा, अगर इसमें ये डाल के गर्म करूंगा तो साबुन बन जाएगा, ठीक है। सर एक्चुअली में फैटी एसिड क्या है दोस्तों? फैटी एसिड मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताई कि जैसे जो फैट होता है ना, दोस्तों जिनकी क्लास में दिक्कत आ रही ना वो इस नंबर पे कॉल कर लो, 7005329429, ठीक है। अगर कोई बफरिंग आ रही है, ये आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं आ रही है, इधर पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर आ रही है तो बफरिंग आ भी रही है, कोई बात नहीं, जब ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में ये मिल जाएगी। समझ में आ गई बात को? ठीक है। हाँ सर, ये फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा और बताए दोस्तों। फैटी एसिड जो होता है ना, वसीय अम्ल जो होता है ना, ये बेसिकली क्या है? एक कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की श्रृंखला है। सर इसमें क्या कोई फंक्शनल कोई फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है क्या? बिल्कुल। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, या आप लोग बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। समझ गए? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फैटी एसिड है ना, मैंने इसका एक ये फॉर्मूला लिख दिया, जनरल फॉर्मूला लिख दिया, RCOOH। अब ये R क्या है? कार्बन की श्रृंखला है। 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। आपने क्या करा? आपने बेसिकली इसकी रिएक्शन करवा दी, या आपने इसको गर्म कर दिया। मैं इधर सब मिटा देता हूं जिससे आप सारा फोकस यहां पर कर पाओ, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो दोस्तों होता क्या है, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से आप लोग समझना। अब ये जो आप लोगों का फैटी एसिड था ना, ये जो फैटी एसिड था ना, इसमें जाके सोडियम चिपक जाएगा। तो बेसिकली कई बार आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है सोप का? तो ये जनरल फॉर्मूला होता है ये RCOONA। ये R क्या है? यहां पर कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन? 12, 14, 17 कुछ भी हो सकते हैं। ये ऐसे कार्बन की श्रृंखला, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पीछे तो दोस्तों कार्बन की श्रृंखला हो गई, आगे क्या है? ये COONA, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सोप का। ये जब स्ट्रक्चर होगा ना, तो इसमें आगे का एक पार्ट आपको दिख रहा है, एक पीछे का पार्ट दिख रहा है। तो दोस्तों इसको बोल देते हैं टेल, पूछ, टेल। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हेड बोल देते हैं, सर बोल देते हैं। क्लियर है क्या? या अगर मैं आपको बोलूं इसमें बताओ सर हेड कौन सा है, तो ये वाला पार्ट आपका जो हो जाएगा वो हेड हो जाएगा। और ये आर जो कि कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 कार्बन, 15, 16, 17 जो भी हो, ये आपका क्या हो जाएगा? पूछ हो जाएगा। चलिए आ जाओ दोस्तों, मैंने आपको बताया साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ड सोप, ठीक है, हार्ड सोप, कठोर साबुन। कठोर साबुन कैसे मिलते हैं? जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करोगे तो जो आप लोगों को साबुन मिल रहा है वो हार्ड सोप होगा। अब दोस्तों देखो, हार्ड सोप का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये है RCOONA। मतलब मैं इसको और क्या बोल सकता हूं? देखो ध्यान से समझो, एक चीज मुझे बताओ, जब आप लोग किसी एसिड की रिएक्शन जब किसी बेस से करवाते हो तो क्या मिलता है? क्या सॉल्ट मिलता है? क्या क्या लवण मिलता है? क्या बोलो हाँ या ना? बोलो। आप क्या कर रहे हो? यहां पर अभिक्रिया करवा रहे हो फैटी एसिड की, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या है सर? एक बेस है, एक क्षार है। ये क्या है आप लोगों का? एक एसिड है। तो क्या यहां पर भी आपको सॉल्ट मिलेगा? क्या क्या यहां पर भी आपको लवण मिलेगा? क्या? और दोस्तों इस लवण में जब ये दोनों मिलेंगे, आपका जो सॉल्ट बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस सॉल्ट में क्या सोडियम है? क्या? तो कई बार साबुन को क्या बोला जाता है? वसीय अम्ल, ये वसीय अम्लों का सोडियम लवण बोल सकते हो आप लोग। बेसिकली क्या है ये? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट। मतलब फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या है? फैटी एसिड से की मदद से, इस वाले एसिड की मदद से सॉल्ट बना है, ये लवण बना है, और इसमें क्या है? सोडियम है।
तो आप लोग बोल सकते हो कि हार्ड सोप बेसिकली क्या है, वसीय अम्लों के सोडियम लवण, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि ये वो साबुन है जिससे बहुत ज्यादा झाग नहीं आते, झाग आते हैं लेकिन उतने नहीं आते जो आप लोग शेविंग में जो आप लोग सोप यूज करते हो उसमें तो थोड़ा सा लगाते पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप जो होगा उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOO के। तो आप लोग बोल सकते हो ये बेसिकली फैटी एसिड के पोटेशियम सॉल्ट है, वसीय अम्ल के पोटेशियम लवण है ये वाले साबुन। ठीक है, और ये जो इन सोप का यूज होता है दोस्तों शेविंग बनाने में, टॉयलेटरीज में होता है, आपको पता है टॉयलेट वगैरह में कहीं भी जनरली यूज करते हैं। चलो घर पे तो अपन नहीं करते हैं, लेकिन आप कभी किसी होटल वगैरह में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे लिक्विड हैंड वॉश होता है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा डालोगे बहुत सारा झाग आ जाता है या नहीं आ जाता, बताओ? आ जाता है या नहीं हो जाता, बताओ? आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। चलो अब एक चीज आप लोग ध्यान रखो, मैं फिर से आपको बताता हूं, चाहे हार्ड सोप हो चाहे सॉफ्ट सोप हो, हमेशा सोप के साथ में एक आपका क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट और बनता है जिसे आप लोग बोलोगे ग्लिसरॉल। ठीक है, मोहम्मद रजाक जी बोल रहे हैं सर बेकिंग सोडा क्या है। मोहम्मद रजाक जी आज आपकी पहली क्लास है क्या, बताओ कमेंट करके। तो दोस्तों पहली क्लास है इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोल दोगे आप क्लास में आगे, सर बेकिंग सोडा क्या है, वो क्या है, ये पढ़ा चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो अभी इधर आके क्यों कमेंट कर रहे हो, है ना? आ जाओ, चलो आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताना, मैंने आपको बताया था ना कि साबुन के निर्माण में क्या होता है सर, फैटी एसिड का यूज करते हैं, वसीय अम्ल का यूज करते हैं, बताया था ना। अब दोस्तों ये फैटी एसिड मैंने आपको ये भी बताया था सर, अलग अलग हो सकता है, 12 कार्बन हो इस फैटी एसिड में हो। अरे एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि ये क्या है सर, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है सर, ये भी हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों ये क्या है सर, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, कोई हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन वाला हो सकता है, कोई 3 कार्बन वाला हो सकता है, कोई 5 कार्बन वाला हो सकता है, बताओ? तो सिमिलरली फैटी एसिड भी अलग अलग कार्बन वाले हो सकते हैं, हो सकता है किसी में 15 हो किसी में 12 हो। तो जनरली जो फैटी एसिड यूज करे जाते हैं वो 3 फैटी एसिड यूज करे जाते हैं, स्टेरिक एसिड, पॉमिटिक एसिड और आप लोगों का ये ओलिक एसिड। सर क्या हमको इसके फॉर्मूला ध्यान रखने के, नहीं, जस्ट मैंने आपको बताया कि जो आपके फैटी एसिड जो यूज करे जाते हैं जनरली 3 करे जाते हैं। देखो जैसे इसमें 17 कार्बन है, इसमें 15 कार्बन है, इसमें भी आप लोगों के 17 कार्बन है, फिर सर इन दोनों में डिफरेंस है, उसमें 35 हाइड्रोजन है, इसमें 33 है, समझ रहे हो बात को? तो जनरली आपके 3 टाइप के फैटी एसिड हम लोग यूज करते हैं। चलो आ जाओ। अब सर सोप काम कैसे करता है बता दूं क्या, बता दूं? बिल्कुल सर बताओ। मैंने आपको क्या बताया कि सोप का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है RCOONA। बात सही है क्या? जहां पर R क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, हो सकता है 10 कार्बन हो, 15 हो, 20 हो। ठीक है, तो मान लो ये बहुत सारे कार्बन है, CH3 CH2 ऐसे करके बहुत सारे, मुझे नहीं मैं आगे 4 लगा दी, बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दोस्तों ये जो इस, या मैं इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बहुत सारे कार्बन है, मैंने आपको बताया था एक कार्बन को एक कोने से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट, बताओ? तो सोप को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताओ? ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलते नहीं हो। अब देखो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये जो पीछे की पूंछ है ये क्या है, ये हो गई सर टेल यानी पूंछ। ये पूंछ किससे मिलके बनी हुई है सर, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो बेसिकली ये जो टेल होती है वो किसकी बनी होती है, आप लोग बोलोगे सर ये होती है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। कहानी क्लियर है क्या, बताओ? कहानी क्लियर है क्या? और दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आप लोगों के, क्या वो पानी में घुलते हैं क्या, नहीं सर। तो ये क्या होता है, वाटर से दूर भागते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, पानी से दूर भागते हैं। इसको बोलते हैं जैसे इसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, जैसे जिसको पानी से डर लगता है ना उसको बोलता है हाइड्रोफोबिक। तो आप लोग बोलोगे ये वाला पार्ट जो है ना सर वो हाइड्रोफोबिक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? या जल विरागी इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, बताओ? सर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये जो हेड वाला पार्ट है, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये इसका जो सर है, हेड है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, इसको आप लोग आयनिक पार्ट भी बोल सकते हो। आयनिक क्यों बोलते हैं सर, आयनिक पार्ट क्यों बोलते हैं?
क्योंकि आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है ना, इसलिए हम लोग इसको आयनिक पार्ट बोल रहे हैं। दोस्तों क्या मैंने आपको बताया था क्या कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं? मैंने बताया था क्या, याद हो तो? हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो बेसिकली ये पानी में इसको पानी से प्यार रहेगा, तो ये वाटर अट्रैक्ट, या मैं इसको बोलूं ये हाइड्रो, जैसे ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से प्यार है ना, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है? जल रागी है, जल रागी है, जल रागी है, ठीक है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक, जो वर्ड यूज किया जाता है वो हाइड्रोफिलिक किया जाता है, जिसको पानी से प्यार होता है, ठीक है क्या? क्लियर है दोस्तों? एग्जाम में आप लोगों से कई बार ये पूछा जाता है कि जो साबुन होता है, सोप होता है, उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक? आप ध्यान रख लोगे क्या? और इसकी जो पूंछ होती है वो क्या होती है, ध्यान रख लोगे क्या? अब सर ये काम कैसे करेगा? सर मुझे ये बताओ। चलो मैं आपको बताता हूं काम कैसे करेगा। देखो दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसको बुराई से बहुत नफरत है, जहां पर भी गलत चीज हो रही होती है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो क्या अगर ये बुराई इसको पसंद नहीं आ रही है तो अगर, क्या मैं बोलूं इसको अच्छाई पसंद आएगी क्या? बिल्कुल सर आएगी। दोस्तों कुल मिला के इसको अच्छाई इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि ये खुद अच्छा है, ये खुद अच्छा है, ये खुद अच्छा है। आप मुझे बताओ, क्या वाटर एंड ऑयल आपस में घुलते हैं क्या? सर नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने, मान लो आपके कपड़ों पे कुछ ऑयल लग गया, आपने पानी डाल रहे हो, आपने पानी डाल के फिर सोप लगाया, सोप के दो पार्ट है, हेड पार्ट और टेल पार्ट। मुझे बताइए हेड पार्ट कहां पर जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? सर आपने अभी बताया हेड पार्ट जल रागी होगा, टेल पार्ट क्या होगा? जल विरागी होगा, जल से दूर भागेगा। जल से दूर भागने का मतलब है ये तो ऑयल में घुलेगा, ये वाला पार्ट तो ऑयल में घुलेगा, और ये जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर में घुलेगा। बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? इतनी सी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब काम कैसे करेगा दोस्तों, ये आप बात को समझो, ये सोप काम कैसे करेगा? देखो सुनो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये क्या है, ऑयल की एक बूंद है, आपके कपड़े पे लगा हुआ क्या है? गंदगी है, ऑयल की गंदगी है, ठीक है, ऑयल की गंदगी, ठीक है। दोस्तों आपने साबुन रगड़ा तो साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना? तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया, ऑयल से टेल अट्रैक्ट होगी, तो इसकी जो टेल होगी ना, पूछ, पूछ अट्रैक्ट, को ऐसे बना दूंगे इसको, ऐसे ऐसे बना दूंगे, समझ जाओगे क्या कि ये टेल है, ये पूछ है, ये सिर है। तो साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आए, सबकी जो पूछ है ना वो ऑयल की चिपक जाएगी, सबकी पूछ है ना ऑयल की चिपक जाएगी, और सिर है ना दूर भागेगा। सबकी जो पूछ है ऑयल की चिपक जाएगी, सिर दूर भागेगा। सबकी ऑयल सबकी पूछ ऑयल की चिपक जाएगी, सर दूर भागेगा। सबकी पूछ ऑयल की चिपक जाएगी, सिर दूर भागेगा। सबकी पूछ ऑयल की चिपक जाएगी, ये दूर भागेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? अरे ऐसा कुछ बनेगा क्या? ऐसा कुछ बनेगा क्या? ऐसा कुछ बनेगा क्या, बताओ? तो अब क्या हुआ, एक जाला जैसा दिख रहा है क्या? किस ऑयल की एक बूंद को सोप के मॉलिक्यूल ने सब तरह से जकड़ लिया। बोलो हाँ या ना? दोस्तों ये जो स्पाइडर जैसा दिख रहा है, ये जाले जैसा दिख रहा है, इसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? मिशेल बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते नहीं हो ना, यही तो गलती है आपकी। सर मिशेल बोलते हैं। अब क्या होगा, इस ऑयल की बूंद को या ऑयल के एक छोटे से मॉलिक्यूल को सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने जकड़ लिया। अब जैसे ही आप लोग ब्रश चलाओगे ना तो ये आप लोगों का पूरा एक साथ हट जाएगा। कहानी क्लियर है क्या, बताओ? आ गई बात समझ में? सोप कैसे काम करता है? तो मैंने जो आप लोगों को बात बताई है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यही आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा और कुछ भी आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है? चले आगे, चले
तो वैसे मैंने इसकी लिख दिया है कि इसकी जो टेल है, जो इसकी पूंछ है, वो हाइड्रोफोबिक है ना। मैंने वैसे यहां पर लिख दिया है हाइड्रोफोबिक है, सब कुछ यहां पर लिख दिया मैंने। अगर आप चाहो तो इसको मैं मिटान दूं क्या, क्योंकि जो मैंने लिखा है ना वही अभी पीछे कंटेंट में भी लिखा हुआ है। चलो मैं इसको मिटान नहीं रहा, है ना, मैं मिटान इसको नहीं रहा, जो मैंने पीछे लिखा है वो यहां पर लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो सोप काम कैसे करता है ये मैंने आप लोगों को बताया। चलो आ जाओ, ये सब मैंने बता दिया कि जो आप लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ऐसा जैसे मान लो कोई ग्रीस है या कोई ऑयल की बूंद है, तो उसको सोप के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से पकड़ के ऐसे जाला जैसे स्ट्रक्चर बना दिया ना, इसे आप लोग बोलते हैं मिशेल। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप लोग और ध्यान रख लीजिए एक्स्ट्रा, कभी आपने पीएच साबुन देखा है या कभी नहाए हो क्या दोस्तों? वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट साबुन होता है, पारदर्शी होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोस्तों जो पारदर्शी साबुन बनाने में क्या होता है, तो दोस्तों एक्चुअली में सोप के साथ में जो ग्लिसरॉल बनाना उसको रखते हैं, उसको अलग नहीं करते। ग्लिसरॉल साथ में दोस्तों खुशबू देने के लिए उसमें एथेनॉल डाल देता है ना। तो बेसिकली ग्लिसरॉल सोप के साथ में जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप उसको रखते हैं, उसका यूज करते हो, तो साबुन आप लोगों का ट्रांसपेरेंट बनता है, ध्यान रखो। आ जाओ, चलो क्लियर है क्या। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि सर जो दाढ़ी बनाने वाला साबुन होता है उसमें कुछ और केमिकल का यूज किया जाता है क्या, तो उसमें सोडियम रेजिनेट के नाम का एक केमिकल का भी यूज किया जाता है। सर क्या मुझे ये और ये चीजें ध्यान रखने हैं? बिल्कुल ध्यान रखने, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड बनाई ना, ये रुको, ये वाली अगर आपने ये समझ ली ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी से आते हैं सारे क्वेश्चन सोप के। मैं आपको बताऊं, नहीं पूछता कि आपका हार्ड सोप कौन सा होता है, सॉफ्ट सोप क्या होता है, नहीं पूछता। साबुन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको ये जो बताया इसी से पूछा जाएगा। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो आगे चले। अब बात करते हैं दोस्तों डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। सर डिटर्जेंट में और सोप में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा क्या? दोस्तों कई बार क्या होता है, पानी में होती है कठोरता। सर ये कठोरता क्या होती है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन मान लो अगर कहीं का पानी काफी हार्ड है, कठोर है, तो जो साबुन होगा ना वहां पर काम नहीं कर पाएगा, वहां पर झाग नहीं दे पाएगा, ठीक है। चाहे वो हार्ड सोप हो चाहे सॉफ्ट सोप हो, कोई सा भी, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, अगर किसी पानी में हार्डनेस है, कठोरता है, तब भी इसके एक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हार्डनेस क्या है ये थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन क्या सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में समझ में आया? अंतर क्या है सर, सोप और डिटर्जेंट में ये अंतर है कि सोप जो होता है ना, अगर किसी पानी में बहुत ज्यादा कठोरता है, हार्डनेस है, तो उसमें काम नहीं कर पाते, जबकि ये काम कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो। अब सर ये डिटर्जेंट क्या होता है दोस्तों, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, मैं जानता ही नहीं क्या होता है, बस ये ध्यान रखो, ये इसका जनरल फॉर्मूला है RSO3H। सर इसका मतलब क्या है, नहीं आया समझ में, आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो देखो दोस्तों, डिटर्जेंट आप लोगों का क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं फैटी एसिड का सोडियम लवण क्या था, साबुन था। वैसे ही दोस्तों आप लोगों के सल्फोनेट या अमोनियम, भाई देखो अभी आप लोग क्या कर रहे थे, उसकी रिएक्शन करवा रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, डिटर्जेंट 11वीं 12वीं की बात है, वो अलग बात है। आपसे क्वेश्चन भी सोप से ही पूछे जाएंगे, डिटर्जेंट से क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक, आप उठा के देख लेना। लेकिन सर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप तो बस जनरल फॉर्मूला ये ध्यान रखो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डिटर्जेंट है क्या, तो आप लोग बोलोगे ये कार्बन की श्रृंखला के सल्फोनेट लवण है, सल्फोनेट लवण, बस ये ध्यान रखो। सल्फोनेट का मतलब क्या है, जहां पर SO3 जुड़ता है, SO3। क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा हाँ सर, अब आप मुझे बताओ, आप कठोरता बता रहे थे कि इससे पानी में कठोरता होगी तो साबुन काम नहीं कर पाएगा, अगर किसी पानी में कठोरता हुई डिटर्जेंट तब भी काम कर लेगा। सर कठोरता है क्या दोस्तों, पानी होता है पीने के लिए, लेकिन अगर मुझे बताओ इस पानी में जो घर पे आपके पास में पानी आ रहा है, मान लो उसमें थोड़ी सी मिट्टी आई, तो क्या वो पानी पीने लायक होगा क्या, क्या वो पानी पीने लायक होगा क्या, बताओ, नहीं होगा ना। तो सिमिलरली जैसे पानी में मिट्टी आ सकती है, वैसे ही पानी में बहुत सारी चीजें और आ सकती है। सर और बहुत सारी चीजें कैसे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती आप मुझे बताओ। मिट्टी आ सकती है, वो आप पानी यार कहीं से आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ, कहीं पर लीकेज हो तो वहां पर है ना कुछ और केमिकल हो, वो उसमें मिलके आ जाए तो आ सकता है ना। तो सिमिलरली अगर
पानी में कुछ आ जाता है तो पानी में क्या आ जाती है, कठोरता आ जाती है। तो क्या आता है सर, अभी समझेंगे। पहले आप लोग समझो कि अगर किसी पानी में कठोरता होगी तो उसको हम लोग बोलोगे हार्ड वाटर यानी कठोर पानी। अगर कठोरता नहीं होगी तो आप लोग उसको बोलोगे सॉफ्ट वाटर यानी मृदु पानी। हार्ड वाटर किसको बोलोगे सर, ऐसा पानी जिसमें कठोरता हो उसको कठोर पानी बोलेंगे, जिसमें कठोरता नहीं हो उसको मृदु पानी बोलेंगे। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, कठोर साबुन जो होता है ना, सॉरी कठोर पानी होता है ना, इट डज नॉट गिव लेथर। लेथर का मतलब झाग। दोस्तों ये आप लोगों का साबुन के साथ में जब आप लोग यूज करोगे ना तो ये पानी में झाग निकलेंगे नहीं, झाग निकलेंगे नहीं। जबकि दोस्तों ये जो आपका सॉफ्ट वाटर किसको बोलोगे, जिसमें हार्डनेस नहीं है। और दोस्तों जिस पानी में हार्डनेस नहीं होता उसमें जो साबुन होता है ना वो आराम से झाग दे देता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई क्या, ठीक है। अब सर पानी में क्या होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि यार ये पानी हार्ड है, कठोर है। तो अगर पानी में दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट आ गए, जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट आ गया, या मान लो मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, या मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, कहीं से भी आ गया पानी में, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, उसके लवण प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग बोलोगे सर इस पानी में कठोरता नहीं है, इसको आप लोग सॉफ्ट वाटर बोल सकते हो, मृदु पानी बोल दोगे। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों हार्डनेस, कठोरता भी दो प्रकार की होती है। एक होता है आप लोगों का टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। सर समझो मेरी बात को, टेम्पररी हार्डनेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस को क्या बोलते हैं, स्थायी कठोरता। सर दोनों में अंतर क्या है, देखो अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का मतलब मान लो ये है, मान लो ये है बाइकार्बोनेट HCO3 को बोलते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, देखो यहां पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो क्या आप लोग, बताओ मुझे। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं तो आप लोग बोलोगे ये वाली हार्डनेस कौन सी है, टेम्पररी हार्डनेस है, अस्थायी कठोरता है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट हो, जैसे CaCl2 हो, या CaSO4 हो, या MgCl2 हो, या MgSO4 हो, तो आप लोग बोलोगे इस पानी में हार्डनेस कैसी है, परमानेंट हार्डनेस है, स्थायी कठोरता है। दोस्तों समझ में आई क्या बात को। अब सर मुझे बताओ, अगर मैं पानी को की कठोरता को दूर करना चाहूं तो क्या तरीका है। दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस अगर किसी पानी में है, मतलब अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स है, आप लोग सिंपली उनको क्या करो, बॉईल कर लो, गर्म कर लो। तो जब आप लोग पानी को गर्म करोगे, उबालोगे, तो उससे उसकी हार्डनेस, कठोरता जो होगी ना, दूर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस है तो आप लोग सिंपली उसको बॉईल करके, गर्म करके वो कठोरता दूर नहीं कर सकते, आप लोगों को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों क्या इतनी सी स्लाइड समझ में आई, बस इतना सा ही आप लोगों को समझना था। तो आज अभी की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सोप, डिटर्जेंट, बहुत सारी चीज पढ़ ली। आप तो बस क्या ध्यान रखो, सोप के बारे में ध्यान से जो मैंने पढ़ाया वो ध्यान रखो, और हार्डनेस, कठोरता के बारे में ध्यान रखो। कठोरता होती क्या है, दो प्रकार की कठोरता होती है, और अगर किसी पानी में कठोरता होती है तो उसको आप लोग बोलेंगे हार्ड वाटर यानी कठोर पानी। क्लियर है ना, चले आगे। आज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीमर यानी बहुलक। सर बहुलक क्या होते हैं, छोटी सी बात है, ध्यान से आप लोग समझो। देखो बहुलक आप लोग किसको बोलते हो, देखो नाम से समझ में आ रहा है, बहु, बहु का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे। दोस्तों जैसे आप मोती की माला आप लोग देखोगे, मोती की माला किससे मिलके बनी होती है, सर बहुत सारे मोती से मिलके बनी होती है ना, है ना। तो मैं अगर बोलूं ये मोती की माला का मोनोमर क्या है, एकलक क्या है, एक मोती, और बहुत सारे मोती मिलके क्या बना रहे हैं, माला बना रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों इस प्रकृति में बहुत सारी चीज है जो बहुत छोटी 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 चीजों से मिलके बनी होती है। जैसे आप मुझे बताओ, आप स्टार्च खाते हो, हाँ सर स्टार्च खाता हूं, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि सब्जियों में और
फलों में पाया जाता है। दोस्तों स्टार्च आपको पता है ये बहुत छोटे छोटे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, कहीं आपने सुना हो तो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर पढ़ोगे। बहुत छोटी 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 ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होता है। तो यार ये भी तो एक पॉलीमर है, ये भी तो एक बहुलक है। बताओ दोस्तों, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आपको मैं पढ़ाऊंगा जो डीएनए, हमारे मानव शरीर में जो डीएनए पाया जाता है ना, वो भी बहुत छोटी 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 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सर क्या ये पॉलीमर है क्या? बिल्कुल ये भी पॉलीमर है। सर ऐसे कितने प्रकार के पॉलीमर है? दोस्तों करोड़ों पॉलीमर है, करोड़ों बहुलक है। तो सर हमको फिर कौन से पॉलीमर पढ़ना है? हमको वो ही पढ़ना है गिनती के 3-4 जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे करोड़ों पॉलीमर है, करोड़ों, जिसकी गिनती भी आप लोग नहीं कर सकते आप। ठीक है, आ जाओ सर, चलिए। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई छोटी छोटी यूनिट मिलके एक बड़ी यूनिट बना रही है, या एक पॉलीमर का निर्माण हो रहा है, बहुलक का निर्माण हो रहा है, दोस्तों इस प्रक्रिया को आप लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अगर एग्जाम में पूछ ले पॉलीमराइजेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को ही, बहुलक बनने की प्रक्रिया को ही बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन बोलोगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो पॉलीमर है ना, आपके 3 टाइप के होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर आप किसको बोलोगे? ऐसे पॉलीमर जो आपको नेचुरली मिल रहे हैं, किसी प्लांट से मिल गया या किसी एनिमल से मिल गया। तो मुझे बताओ स्टार्च इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों जो डीएनए है वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों सिंथेटिक, मतलब जो आपने बनाए हैं, प्रकृति में नहीं मिले, आपने बनाए हैं। ठीक है, आ जाओ। एक होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है? आपको प्रकृति से कुछ मिला, आपने उसमें क्या करा, कुछ और चीजें ऐड करके आपने उसको मॉडिफाइड कर दिया, तो उसको बोलोगे सेमी सिंथेटिक। सर इसके एग्जांपल बताओ। तो नेचुरल पहली बात तो उसको बोल रहे हैं जो आप लोगों को प्लांट या एनिमल से मिल रहा है। जैसे आप मुझे बताओ प्रोटीन, आपने सुना है प्रोटीन? अरे सर क्यों नहीं सुना। दोस्तों जो प्रोटीन होता है ना, आपको पता है ये भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। पता है क्या आपको? इसका नाम है अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो दोस्तों ये जो आपका प्रोटीन हो गया वो इसका एग्जांपल हो गया। स्टार्च जो हो गया वो इसका एग्जांपल हो गया। रबड़ जानते हो? रबड़, रबड़ आपको पता है कहां से मिलता है? आपको प्लांट से मिलता है। तो रबड़ भी एक प्रकार का पॉलीमर है, एक बहुलक है। ठीक है, आ जाओ। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना वो इस सिंथेटिक के बारे में पढ़ना है। जैसे पॉलीथीन आप लोग जानते हो? अरे हाँ बिल्कुल, जो यूज होता है, दिन रात यूज होता है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है फिर भी खुले में बिक रहा है। जैसे देखो हमारे भारत की क्या व्यवस्था है, जो चीज बैन हो रही है वो चीज खुले में बिक रही है, उसको कोई भी उसमें ना सवाल उठाने वाला या कोई कुछ करने वाला नहीं है। और जो बेचारे बिल्कुल सब जगह सही होता है उनको दबाया जाता है। जैसे स्टूडेंट है, भर्ती नहीं आई तो अपनी बातें रखी कि सर ऐसे मत करो बच्चों के साथ में, तो बच्चों पे लाठियां बरसा दी। बच्चा मेहनत कर रहा है 2 साल 3 साल, पेपर लीक हो रहे हैं। बेचारे हमारे देश के किसान है, अगर वो कहीं पर कर रहे हैं तो उनको गलत सिद्ध करा दिया कि नहीं यार ये कुछ और ही कर रहे हैं। दोस्तों मैं बोल रहा हूं ये जो जो भी लोग हैं जो गलत बता रहे हैं, कभी किसान को, कभी स्टूडेंट को, कभी किसको, एक दिन सबका नंबर आएगा, टेंशन मत लो आप, उस दिन उनको समझ में आएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, एक दिन समझ में आएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, सबको समझ में आएगा एक दिन कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक आप लोगों को पता है ये भी एक पॉलीमर है। नायलॉन, सर ये सुना तो है लेकिन इसका यूज कहां पर होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने सुना है क्या वल्कनीकृत रबड़, मैंने बताया था वल्केनाइज रबड़। तो दोस्तों एक्चुअली में जो रबड़ मिलता है वो आप लोगों का पॉलीमर है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है काफी सॉफ्ट होता है। तो हम लोग उसके टायर नहीं बना सकते, चप्पल नहीं बना सकते, तो हम लोग उसमें सल्फर डाल के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको बोलते हैं वल्केनाइज रबड़। तो वल्केनाइज रबड़ को मैं नेचुरल नहीं बोलूंगा क्योंकि सीधा आपको ऐसा नहीं मिला, आपने उसमें कुछ मॉडिफाई किया है ना, किया है ना? बिल्कुल सर किया है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब सर पहले तो मुझे बताओ रबड़, सर आपने बताया ये एक पॉलीमर है, बहुलक है, और आपने इसको नेचुरल कैसे बताया? सर पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को प्लांट से मिलता है, ये आप लोगों को प्लांट से मिलता है तो नेचुरली है। ठीक है
सर आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रबड़ है आपने बताया बहुलक है, तो सर ये भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होगा, क्लियर है क्या? बताओ तो सर इसका जो मोनोमर है एक लक है सर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आइसोप्रीन। याद रख लेगा क्या? क्लियर है क्या? आइसोप्रीन, बस ये ध्यान रख लो, रख लोगे क्या? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक। मैंने बताया सर प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। सर अगर ये एक बहुलक है तो सर इसका भी कोई ना कोई तो मोनोमर होगा, एक लक होगा, 100% होगा। आइए दोस्तों समझते हैं। पहले आप लोग ये देखिएगा, प्लास्टिक जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है आप लोगों का, जिसको आप लोग गर्म करके उसकी शेप नहीं बदल सकते, उसकी आकृति नहीं बदल सकते। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है आप लोगों के सर? ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करके आप लोग उनकी शेप और साइज बदले जा सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो थर्मोसेटिंग, उसकी सेटिंग हो गई। अब कुछ मत करना आप लोग, जैसे मैं आपको बताऊं बेकेलाइट और मेलामाइन होता है ना, वो इसी का एग्जांपल है। क्या? बेकेलाइट और मेलामाइन। जैसे आप देखते होंगे प्लेट आती है, आपको लगता है कि वो कांच की प्लेट है, वो प्लेट होती है मेलामाइन की। दोस्तों जो स्विच वगैरह होते हैं आपको लगते होंगे कि यार पता नहीं कौन सा प्लास्टिक है, वो बेकेलाइट के होता है। अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? तो आप एग्जांपल ध्यान रखो, थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल याद रख लोगे क्या? बेकेलाइट और मेलामाइन रख लोगे क्या? और थर्मोप्लास्टिक के आप लोगों, थर्मोप्लास्टिक आप लोग क्या हो जाएगा, जिसको आप लोग गर्म करके आप लोग वापस डाल सकते हो, ठीक है? आ जाओ, अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक बताता हूं। आ जाओ, सबसे पहले पॉलीएथिलीन, या इसको आप लोग पॉलीथीन भी बोल सकते हो। पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन बोल दो या पॉलीथीन बोल दो। अगर ये बहुलक है तो सर ये भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होगा, बिल्कुल। तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन यानी बहुत सारे एथिलीन से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों एथिलीन किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था एथाइन का ही कॉमन नेम क्या है? एथिलीन है। तो बहुत सारे एथाइन या बहुत सारे एथिलीन से मिलकर आप लोगों का पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन का जो यूज होता है वो कहां पर होता है? बोतल बनाने में, पाइप बनाने में। अब आप लगते होंगे सर प्लास्टिक जो बैग होते हैं वही तो बनते होंगे यार, बहुत सारी चीजें बनती है इससे यार पॉलीथीन से, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पीवीसी। पीवीसी की ये भी पॉलीमर है, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी बहुत सारे विनाइल क्लोराइड नाम के मोनोमर एक लग से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों इसका भी यूज क्या होता है? पाइप बनाने में। आप प्लास्टिक वो पाइप देखते हो ना आप लोगों, पीवीसी के पाइप आता है, ब्लड बैग बनाने में, खिलौने बनाने में। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ दोस्तों, पॉलीस्टायरीन नाम से समझ में आ रहा है? पॉलीस्टायरीन यानी इसका एक लग क्या है? स्टायरीन। बहुत सारे स्टायरीन से मिलकर आप लोगों का ये वाला बनता है। फूड कंटेनर, रेडियो, टीवी कैबिनेट बनाने में इस वाले बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली जो आप लोगों को पढ़ने है ना, मैं आपको बता दूं, एक तो पॉलीएथिलीन, पीवीसी, और आप लोगों का ये टेफ्लॉन। दोस्तों जो टेफ्लॉन होता है ना, ये भी एक क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है। तो सर इसका भी कोई ना कोई एक लक होगा ना। तो ये इकलौता ऐसा बहुलक है जिसका एक लक का नाम इससे बहुत बड़ा है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये इसके एक लक का नाम है। ऐसे बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन मिलके टेफ्लॉन बनाते हैं। सर इसका यूज कहां पर है? दोस्तों नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, वो आप लोगों के टेफ्लॉन के ही बनते हैं। क्लियर है क्या? ये समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फाइबर। रेशा किसको बोलते हैं? दोस्तों रेशा कुछ भी नहीं है, इस धागे जैसी आकृति को हम लोग बोलते हैं रेशा। दोस्तों क्या रेशे आपको कहां से मिल सकते हैं? जैसे आप लोग देखोगे भेड़ जो होगी ना, भेड़, उसकी बॉडी पे, उसकी बॉडी का एक बाल लोगे, वो भी तो एक धागे जैसा ही है, फाइबर ही है। तो सर इस फाइबर का यूज कहां पर है? इतना इंपॉर्टेंट है कि धागा, जैसे हमारा एक सर का एक बाल आप काटोगे, बाल, वो भी तो धागे जैसा है, उसको एक फाइबर की तरह मान सकते हो क्या? तो दोस्तों बहुत सारे फाइबर्स को मिला के, बहुत सारे फाइबर्स को मिला के, बहुत सारे फाइबर्स को मिला के क्या बनता है? जो बनता है उसको बोलते हैं यार्न। और बहुत सारे यार्न को मिला के क्या बन जाता है? आपका फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। और इसी कपड़े से आप लोग शर्ट बनाते हो, पैंट बनाते हो, जींस बनाते हो। जैसे मेरा शर्ट है, अगर आप इसको खोल के देखो ना, इसमें बहुत सारे धागे निकलेंगे आपको, लास्ट में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताओ, मिलेंगे ना? ठीक है।
तो सर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं फाइबर के नाम बता देता हूं, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। सुनो मेरी बात सुनो। नायलॉन, सर ये जो नायलॉन और जितने भी फाइबर है ना, बहुत सारे फाइबर ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए, तो इसके आप लोगों को मोनोमर ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान रखना है जो नायलॉन है इस वाले फाइबर का, ये बिल्कुल ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर है ये। तो इसका यूज कहां पर होता है? रस्सियां बनाने में, मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं ना, अभी मछली पकड़ने की जाल से खींच के तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा धागा आसानी से टूट जाएगा। अरे नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का नायलॉन, ऐसे टूटने नहीं देगा। टूथ ब्रश जो आप लोग सुबह ब्रश करते हो, उस ब्रश के छोटे छोटे धागे होते हैं ना, वो आपके किसके होते हैं? नायलॉन के ही होते हैं। क्लियर है क्या? अरे कहां पकड़ रहे हैं आगे, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है रेयॉन। रेयॉन 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 क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा गर्मियों में जो कपड़े पहने जाते हैं ना, वो अलग ही होता है, वो रेयॉन के बनाए जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो दो चीज याद रख लोगे, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का सीमेंट। दोस्तों सीमेंट क्या है? आपको पता है सीमेंट का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन वाले काम में। बस आपको यह ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं, कि सीमेंट में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है ध्यान रखना। लाइम होता है 63%। लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। सिलिका, सिलिका किसको बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही सिलिका के नाम से जानते हैं। एल्यूमिना किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिनिया के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कभी, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं कि जो सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, आप लोग बोलोगे लाइम होता है 63%, सिलिका होता है 22%। मतलब परसेंटेज ध्यान मत रखो, आप तो बस एक सीक्वेंस भी याद रख लो ना, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे ये होता है आपका लाइम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना केमिस्ट्री हो गई पूरी, ठीक है। सर इसके क्वेश्चन आपने नहीं करवाए दोस्तों, एक्चुअली में इसके जो क्वेश्चन आए अभी तक 5 से 7 बार ही आए हुए हैं और मैंने आपको यहां पर बता दिया। मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट और कैलामाइन इसके दो एग्जांपल हो जाएंगे, मेलामाइन सॉरी। और बताओ, आपसे ये पूछा, सोप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रो, इसका जो सोप का हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक या हाइड्रो, वो समझ रहे हो बात को। सोप का बाय प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरॉल। मुश्किल से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सीमेंट वगैरह मैंने बता दी, लेकिन न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, न के बराबर, क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं आप लोगों का, ये है ना 10 तक की में। तो दोस्तों मजा आया या नहीं बताया आया? तो देखो हमारा सिलेक्शन तब होगा जब हम लोग साइंस पूरी करेंगे। अभी दोस्तों हमारे पास में जो 4 स्टेप है उसमें से केवल एक स्टेप ही हमने पूरा करा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितनी शिद्दत से मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है उसी शिद्दत से हम लोग फिजिक्स बायोलॉजी सब पढ़ेंगे, बस आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्या करे बताओ, बायोलॉजी करे फिजिक्स करे? एक तो आप अपनी राय बता दो और फिर मैं अपनी राय बता दूंगा कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूं, आप बताओ सही है क्या? क्योंकि देखो पढ़ाना तो मुझे सब है, तो नेक्स्ट बायोलॉजी पढ़े या फिजिक्स पढ़े? क्या चाह रहे हो आप? पोल करवा लूं एक पोल? चलो एक पोल करवाता हूं, रुको। हम्म, रुको पोल करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। करवाऊं? करवाऊं? करवा लूं पोल? पोल आ रहा है अभी आपकी स्क्रीन पे, टेंशन मत लो। पोल आ रहा है आपके स्क्रीन पे। यार दोस्तों लगभग लगभग है ना, 50-50% का आ रहा है। 50% बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स, बायोलॉजी भी बोल रहे हैं 50%, कुछ भी अंतर नहीं है। अरे यार एग्जैक्ट 50% बैठ गया अब तो।
चलो मैं आपको बता दूं, मैं इसको बंद कर रहा हूं आपको। चलो 11 सेकंड बाकी है, देखते हैं इसमें क्या रहता है। पोल में जवाब दे दो। देखो दोस्तों लगभग 50% आया मेरी। राधा कृष्णन जी वो हम लोग बायोलॉजी में करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हाँ दोस्तों मेरी मानो ना, मेरी मानो, अगर मेरी आप मान रहे हो, अगर मेरे को कुछ मान रहे हो तो दोस्तों बायोलॉजी स्टार्ट कर लो, जीव विज्ञान। ठीक है, मैं आपको उसका कारण बताता हूं। दोस्तों बायोलॉजी क्या है, आप लोगों की काफी बड़ी है और थोड़ा सा इसमें मेमोराइज करने वाली चीजें रहती है। देखो फिजिक्स में तो क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट है। तो अगर बायोलॉजी पहले हो जाएगी ना तो आपके पास में चीजें याद करने के लिए होगी, इसमें काफी चीजें याद करने के लिए है। फिजिक्स में तो दोस्तों कुछ याद करना ही नहीं है, बस चीजें समझना है, दिमाग लगाना है, आपसे एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो पहले अगर आपके पास में ये सिलेबस हो जाएगा तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम मिलेगा इसको याद करने का। मान लो अगर मैंने पहले फिजिक्स करवा दी है ना, पहले फिजिक्स करवा दी, तो दोस्तों फिजिक्स मान लो हुई आपके 1.5 महीने में, फिर इसके बाद में बायोलॉजी होगी, तो आपको इसको याद करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। तो पहले मैं चाह रहा हूं आप लोग बायोलॉजी पढ़ लो, जीव विज्ञान पढ़ लो, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। देखो पढ़ाना मेरे को सब है ना, मैं अपने चीजें नहीं थोप रहा, लेकिन मेरे को जो चीज बढ़िया लग रही है, जो मैं आपके अकॉर्डिंग देख पा रहा हूं, या जो मुझे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है या मेरे लिए परफेक्ट लगती है, तो मैं आपको चाह रहा हूं दोस्तों बायोलॉजी आप लोग पढ़ो, जीव विज्ञान आप लोग पढ़ो, है ना। और इसमें कोई भी नाराज होने वाली बात नहीं है कि सर मैंने फिजिक्स बोला था आपने बायोलॉजी, अरे क्या हुआ, तो फिजिक्स 2 महीने बाद हो जाएगी या 1.5 महीने बाद हो जाएगी जब बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो मस्त रहो, मेरा काम है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा चाहे मैं कुछ भी स्टार्ट करूं। तो पहले हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं, जीव विज्ञान बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। जिस प्रकार हमने केमिस्ट्री को पढ़ा, बायोलॉजी में आपको उतना ही मजा आएगा। जबकि मैं बताऊं, अच्छा ये मुझे बताओ केमिस्ट्री में किस लोगों को कितनों को मजा आया। केमिस्ट्री में आपको बताऊं दोस्तों, रियलिटी काफी बोरिंग सब्जेक्ट, अगर जिसको केमिस्ट्री में मजा आ गया ना उसको भाई साहब फिजिक्स और बायोलॉजी तो मजा आ जाएगा, है ना। तो हम लोग दोस्तों बायोलॉजी जीव विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। कल हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। समझ में आ गया, बहुत मजा आएगा दोस्तों जब पूरी बायोलॉजी आप लोग पढ़ोगे। फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप बोलना चाह रहे हो सर एक एक क्लास लगा रहे हो, दोस्तों मैं नहीं लगा सकता अभी, मैं आपका सिलेक्शन करवाना चाहता हूं, आपको गधा नहीं बनाना चाहता कि सर 2-3 क्लास वहां लगा दो, 4 क्लास वहां लगा दो, 2 क्लास वहां लगा दो। नहीं भैया, मेरे से नहीं हो सकता वो काम। मैं एक क्लास करवाऊंगा, ऐसी करवा दूंगा क्लास में सब कुछ याद हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। मैं इवन यूट्यूब पे भी मैंने क्लास बंद कर दी है, केवल एक क्लास चला रहा हूं, बोलो बच्चों ये पढ़ लो प्रैक्टिस के लिए। 1 बजे 4 बजे खुद भी गधा बन रहा था, आपको भी गधा बना रहा था, सुबह शाम लगा रहे क्या। तो सिलेक्शन तब होगा दोस्तों जब आप लोग प्रॉपर्ली चीजें रिवाइज करेंगे। बिना रिवीजन के कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, जिंदगी में पढ़ लो, दिन में 20 घंटे पढ़ लो आप, लेकिन अगर आप लोग चीजें रिवाइज नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन होने लेने से कोई मतलब सवाल ही नहीं है दूर दूर तक। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं डेली आप लोग रिवाइज करिए, इतना मैं आपको समय दे रहा हूं। टाइम भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत वो रख रखा है, कोई 10-10 घंटे क्लास नहीं ले रहा हूं, एक क्लास ले रहा हूं मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, वो भी आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए बेसिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि देखो बाद में समय नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं बाद में समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एलपी के लिए सीरियस है तो बेसिक इंजीनियरिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।